One was equal installment together with interest, and second was equal installment including interest. Right? Do you remember? Installment पे हमने divide करके इंक्लूडिंग में हम जो इंटरेस्ट होता था वो ऐड करते थे, सॉरी टुगेदर विद में, और इंक्लूडिंग में वी डोंट ऐड द इंटरेस्ट अगेन. इलस्ट्रेशन 28 करवाई थी, हम लोग सेम अमाउंट जो है वो कर लेते थे. तो आज मैं इसका एक दो क्वेश्चंस और करवाऊंगी. आफ्टर दैट वी विल मूव टू द रेशियो एनालिसिस. हाँ जी, इलस्ट्रेशन 31 करवा रही हूँ मैं, पेज नंबर 6.31. और मैंने आज ये सारा जो पीडीएफ है वो आपको भेज दिया था. तो प्लीज ये सारे पॉइंट्स, क्वेश्चंस चाहे नहीं करो, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपकी नोटबुक पे लिखे होने चाहिए. ठीक है? इस तरह मैं किस दिन एडमिशन का भी भेजूंगी, एडमिशन का भी आपको सारा नोट डाउन करना है. हाँ जी. P, Q and R are in partnership, sharing profits and losses 2:3:1. Q retired from the firm. After all the adjustment, his capital account shows a credit balance of 2,20,000 on 1st April 2018. Q is to be paid 60,000 by check immediately. So उसका capital balance है 2,20,000. उसका कैपिटल बैलेंस है 2,20,000 and he was paid 60,000 immediately by check. तो 60,000 हमने immediately पे कर लिया. जन्नत 6.31 पेज, इलस्ट्रेशन 31. तो 220 में से 60,000 इमीडिएटली पे कर लिया, तो हमारा पास अमाउंट रह गया 1,60,000 का. एंड बैलेंस इन 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट. अभी हमने जो पीछे क्वेश्चंस किए थे वो थे एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, दैट इज आफ्टर द ईयर आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो. बट हेयर इट इज सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, दैट इज हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट. आफ्टर एवरी हाफ ईयर ही पेड वन इंस्टॉलमेंट. राइट? तो 4 इंस्टॉलमेंट्स में इट मीन्स की इंस्टॉलमेंट हो गई 40,000 half yearly installment. After every half year he pays 40,000, the firm pays 40,000 to the firm, to X along with interest. So this is together with interest, together with interest of 10%. Prepare Q's loan account till he is paid the amount due to him. The firm closes books after every year. अब हमने बनाना है लोन अकाउंट. Q's loan account we will prepare. हाँ जी, टुगेदर विद इंटरेस्ट में क्या करते हैं प्लीज? व्हाट वी डू विद इन टुगेदर विद इंटरेस्ट? ऐड करते थे. हाँ, दैट इज हम इंटरेस्ट को हर बार कैलकुलेट करके उसे डिफरेंटली ऐड करते थे. राइट? कैलकुलेट करते थे और इंटरेस्ट में ऐड ऑन करते थे. वन मोर थिंग इसमें जो हाँ, बिकॉज इट इज हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में हमें एक साल में कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेंगी? 2. राइट? बिकॉज दीज आर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स एंड हमें पता है कि हमने जो अकाउंट्स क्लोज करने हैं वो तो at the end of the year ही करने हैं. It means in every year we have to pay 2 installment. But the rate of interest जो given है, sorry, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो 10% पर एनम गिवन है. तो इट मीन्स कि हमें जो इंटरेस्ट रेट गिवन है वो है 10% पर एनम. राइट? और हमें हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो हमें हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगा के फिर इंस्टॉलमेंट पे करनी है. राइट? तो सबसे पहले हम लिखेंगे अप्रैल 1, आपका ईयर है ये 18 में सबसे पहले लिख दो आप बाय क्यूज कैपिटल.
कितना हम लोग लिखेंगे, 160 सीधा लिख सकते हो. द अदर वे इज 2,20,000 लिख के आप इधर टू बैंक जो 60,000 पे किया है उसकी भी ट्रांजेक्शन डाल सकते हो. नहीं डालना चाहते हो तो यू कैन राइट 160 ओवर हियर एज इट इज द लोन अमाउंट एक्चुअली. नाउ बिकॉज द इंस्टॉलमेंट इज पेड हाफ ईयरली, तो हम पहले हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. दैट इज वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट टिल 30th September. Why we are doing this? Because we have to pay half yearly installment and installment हमेशा interest के साथ पे करनी है. तो 160 के ऊपर 10% 6 months का half yearly हम लोग interest लगाएंगे. That comes out 8,000. देन वी विल मेक द पेमेंट. 30th September को हम पेमेंट करेंगे. तो आपका जो पेमेंट अमाउंट आ जाएगा दैट विल बी 40,000 इंस्टॉलमेंट प्लस 8,000 इंटरेस्ट, 48,000. तो दिस इज simply the payment of first installment during mid of the year. बट अभी हमारा जो है वो जो आपका अकाउंटिंग ईयर है कंप्लीट नहीं हुआ. अब सेकंड इंस्टॉलमेंट हम आफ्टर 6 आपको 40,000 कैसे आया? हाँ 160 है ना ड्यू अमाउंट और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं. हाँ ठीक है. अब हमने 160 में से 40,000 पे कर दिया. जो हमारा 160 का बैलेंस था उसमें से 40,000 पे कर दिया. अब जो हम फिर इंटरेस्ट लगाएंगे वो किस पे लगेगा, 1,20,000 पे, बिकॉज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड. हम लोग जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं दैट इज ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस. तो 120 का 10% फिर से लगाएंगे 6 मंथ्स का, दैट विल बी 6,000. अब हम इसी साल में सेकेंड हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 31st March को. तो आपका आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 40,000 इंस्टॉलमेंट प्लस 6,000 इंटरेस्ट, 46,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर दी. नाउ आपका एक साल कंप्लीट हो गया जिसमें हमने 2 इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं. Why 2? Because the installments they are paid half yearly. If the installments are paid quarterly, मान लो आपको हाफ ईयरली की जगह क्वार्टरली आ जाता है तो आप 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे एक साल में और 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनुअली इंस्टॉलमेंट में 1 इंस्टॉलमेंट 1 पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन. हाफ ईयरली, हाँ जी मैम ये 1,20,000 कहाँ से आया था जो इंटरेस्ट में? 160 है ना आपका, 160 में से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चले गई 40,000 की. तो अब जो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस एक इंस्टॉलमेंट पे करके सितंबर में क्यों एंड हो रहा है? सितंबर में क्यों एंड नहीं हो रहा? इट्स नॉट एंडेड इन सितंबर. हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मीन 6 मंथ्स के बाद आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो ना. तो अप्रैल से लेके 6 मंथ सितंबर होता है ना, इसलिए हम लोग सितंबर पे लेके आ रहे हैं. अगर ये क्वार्टरली होता तो हम 3 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करते. मैम अगर क्वार्टरली होता तो हम डिवाइड बाय 8 करते ऊपर. नो आपको इंस्टॉलमेंट में लिखा हुआ है इक्वल हाफ ईयरली, वहां पे लिखा होता है इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट. हाँ तो ठीक है 1 ना? ईयर में 4 हो जाती है और अगर हम 2 ईयर्स का बना रहे नहीं, तो वो आपको गिवन होता ना कि 5 इक्वल हाफ क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है या 6, वो लिखा होता वहां पे. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना 4 इक्वल सेमी इनवल इंस्टॉलमेंट्स, तो इसलिए हमने 4 से डिवाइड किया. राइट आपने इंस्टॉलमेंट्स को कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को कुछ नहीं करना है, वो आपको गिवन होगी कि हमने कितने इंस्टॉलमेंट्स में पे किया उसको. सिर्फ आपका जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंगली आएगी. द डे व्हेन द इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू उस डेट तक आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. अगर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो हाफ ईयरली में मतलब क्या है कि आपकी पहली इंस्टॉलमेंट बनती है 30 सितंबर, फिर 31 मार्च, फिर 30 सितंबर, फिर 31 मार्च. लेकिन अगर क्वार्टरली होता तो आपकी इंस्टॉलमेंट बनती अप्रैल मई जून, 30 जून को, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर 30 सितंबर को. तो आप 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाते और एक साल में आप 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे. ठीक है. अब आपका एक अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया है तो हम 31 मार्च को बैलेंस कैरी डाउन करेंगे.
टू बैलेंस कैरी डाउन, यू आर लेफ्ट विद 80,000. तो दिस इज फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर खत्म. अब दूसरे में हम वैसे ही शुरू करेंगे. 31st March, दिस इज 19, this is 19, this is 19, this is 19. अब 1 April 19 को हम लोग इंस्टॉलमेंट अगला शुरू करेंगे ईयर. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 80,000. अब हम हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है हमें? 30 सितंबर को. तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. अब किस पे लगेगा इंटरेस्ट? 80,000 पे, बिकॉज 2 इंस्टॉलमेंट हम पे कर चुके हैं. 80,000 के ऊपर 10% 6 मंथ्स का, दैट विल बी 4,000. अब हम इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे 30 सितंबर को टू बैंक 40,000 प्लस 4,000, 44,000 की, राइट. अब उसके बाद हम क्या करेंगे? हाँ जी सक्षम, मेरे को बताओ अब नेक्स्ट कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? आर यू हियर? नो. सक्षम एंड चलो श्वेतांक आप बताओ लास्ट इंटरेस्ट किस पे लगेगा? हाँ जी श्वेतांक. देवम. $40,000 के ऊपर लास्ट इंटरेस्ट लगेगा जो हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट रह गई है. अब हम 31 मार्च को पेमेंट कर देंगे टू बैंक. लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे 40,000 प्लस 2,000, 42,000 से. ये आपका लोन अकाउंट बन गया. 40,000 कैसे आया? ये सी बेटा देखो, पहले आपके पास बैलेंस था 160 में से आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी 40,000 की, तो आपके पास बैलेंस रह गया 120, है ना. फिर 120 में से 40,000 पे कर दिया तो आपके पास बैलेंस रह गया 80,000. फिर 80 में से 40 पे कर दिया तो बैलेंस रह गया 40. तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट रह गई माइनस 40,000. एवरी टाइम यू हैव टू डिडक्ट 40,000, राइट. क्लियर है सबको लोन अकाउंट? Yes, ma'am. चलो the next illustration 32, this is the last illustration. XYZ are partners in a firm. Y retires and his claim including his capital and share of goodwill. So X का claim, Y का claim दिया हुआ है capital and goodwill share only. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. इट मीन्स वो इसमें इंक्लूड नहीं है, हमें अभी करना है. तो वाई का जो रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस कैपिटल बैलेंस है इंक्लूडिंग ऑफ गुडविल इज 3 लाख. देयर वाज अनरिकॉर्डेड फर्नीचर valued at 15,000, half of which was given to unrecorded creditor of 30,000 in settlement of his claim of 15,000. उसने बोला है कि देयर वॉज अनरिकॉर्डेड फर्नीचर वैल्यूड एट 15,000. फर्नीचर है 15,000 का, उसकी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं की है हमने, इट्स अनरिकॉर्डेड. And half of this furniture it was given to again unrecorded creditor of 30,000 in settlement of his claim of 15,000. So unrecorded asset is given to unrecorded liability. So if you don't pass any entry for this, that will be fine. मैं फिर से कह रही हूँ, अनरिकॉर्डेड एसेट इज गिवन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. तो अगर आप उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते हो तो दैट्स फाइन. ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं.
There was unrecorded furniture valued at 15,000, half of which was given मैम एक to बार वो पॉइंट रिपीट करना. कौन सा unrecorded वाला? यस मैम. If unrecorded asset is taken over by unrecorded liability, तो there is no need to pass any entry. और अदर वे क्या है कि आप पहले उनको रिकॉर्ड करो फिर पेमेंट्स कर दो. तो अगर नहीं भी पास करोगे दैट इज फाइन, लेकिन दोनों अनरिकॉर्डेड होने चाहिए. अनरिकॉर्डेड एसेट इज गिवन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. लेकिन अगर अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्डेड लाइबिलिटी को दी गई है तो आपको पहले एसेट को रिकॉर्ड करना होगा, अपनी बुक्स में लेके आना होगा. आई एम सेइंग कि अनरिकॉर्डेड एसेट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, राइट? दोनों अनरिकॉर्डेड हैं तो आप नहीं भी रिकॉर्ड करते हो तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. मैं फिर से लाइन पढ़ रही हूँ. देयर वॉज अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 15,000, half of which was given to unrecorded creditor of 30,000 in settlement of his claim. That is 30,000 के क्रेडिटर ने 15,000 के बदले में फर्नीचर ले लिया है. बाकी 15,000 को we have to pay. It's not written full settlement. It is just written in settlement of his claim. 30,000 वाले ने 15,000 जो है 15,000 के लिए फर्नीचर एक्सेप्ट कर लिया है. बाकी का जो 15,000 है दैट वी हैव टू पे. इट मीन्स कि दैट इज द लायबिलिटी फॉर अस नाउ. And there was unrecorded furniture 15,000, half is given by unrecorded creditor. तो जो बाकी का हाफ है वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा. And remaining half was given to Y at a discount of 10% in part satisfaction of his claim. Right? So मैं यहाँ पे एक बार लिख रही हूँ. See, आपकी जो एसेट है वो है फर्नीचर. बेसिकली फर्नीचर कितनी वैल्यू का अनरिकॉर्डेड है? उसकी अनरिकॉर्डेड वैल्यू कितनी है? 15,000, राइट? उसका हाफ जो है दैट इज 7,500 इज गिवन टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर. और जो रिमेनिंग हाफ है 7,500 का दैट इज टेकन ओवर बाय Y एट 10% डिस्काउंट. दैट इज 6,750 का Y ने ले लिया उसको. That will be recorded in revaluation as an asset, as a new asset. But there is no need to record this 7,500 which is taken by unrecorded creditor. जो remaining unrecorded creditor है वो कितना रह गया हमारा? आपका अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर कितना रह गया? 30,000 में से 15,000 के लिए उसने एक्सेप्ट कर लिया फर्नीचर. जो रिमेनिंग 15,000 का है वो हमें पे करना पड़ेगा. सो इट विल बी रिकॉर्डेड, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड एंड दिस एसेट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स. मैम हाँ जी मैम 30,000 में 15,000 का तो हमने हाफ दिया है उसे, तो हमें 30,000 माइनस 7,500 नहीं करना चाहिए? नहीं बेटा, उसने लिखा हुआ है, पढ़ो. half of which was given to unrecorded creditor of 30,000 in settlement of his claim. That is 15,000 के बदले में उसने वो 7,500 का फर्नीचर ले लिया. बाकी जो 15,000 है वो हमें वो पे करने हैं. लाइन पढ़ो ना. half is taken by a creditor in settlement of his claim of 15,000. तो इस 15,000 के बदले में उसने 7,500 का फर्नीचर ले लिया है. जो बाकी 15,000 है नाउ इट इज अ लायबिलिटी फॉर अस. And this 6,750 furniture is an asset for us that will be recorded in revaluation. तो जब हम revaluation के एंट्रीज पास करेंगे, ये फर्नीचर हमने रिकॉर्ड करना है, तो your entry will be furniture account debit to revaluation हमने फर्नीचर रिकॉर्ड करना है सिर्फ कितना जो हमारे फर्म में रहा है, और लायबिलिटी भी उतनी ही रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिटर्स की जितनी हमें पे करनी है. सॉरी 15,000.
अब ये जो हमारा लॉस आएगा रिवैल्यूएशन पे, दैट लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट, कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना देखो प्रो लॉस आ रहा है, इनको माइनस करके पता चलेगा, दैट विल बी 8250 एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिकॉज नो रेशियो इज गिवन, 2750, 2750, 2750। नाउ आपको y का जो क्लेम दिया हुआ था दैट वाज 3 लाख, उसमें से ये लॉस आप जो 2750 का वो माइनस कर दोगे, राइट? और उसने जो फर्नीचर टेक ओवर किया है 6750 का वो माइनस कर दोगे। दिस इज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एंड दिस इज फर्नीचर टेकन ओवर बाय हिम। ये दोनों चीजें माइनस करने के बाद आप कितना पे करोगे उससे, 290500। और इसकी एंट्री क्या बन जाएगी आपकी बाद में, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू फर्नीचर, राइट? तो बैंक में आपका चला गया 2,90,500, फर्नीचर में चला गया 6750 और वाई के अकाउंट में आ गया 297250। This is the single illustration in this chapter जिसमें ये पॉइंट है। प्लीज मार्क दिस इलस्ट्रेशन। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन दिस। इसमें हमने क्या किया है कि जो अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो टेक ओवर की है वो दोनों रिकॉर्ड ना करो, बिकॉज वो सेट ऑफ होगी आपकी बाहर ही। बाकी का जो अनरिकॉर्डेड रह गया है, जो हमने पेमेंट करनी है, जहाँ हमें मिलेगा, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मैम एक बार सारी एंट्रीज फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, देखो ये क्लियर है, ये जो मैंने सारी कैलकुलेशन बताई है आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज की। काइंड ऑफ ठीक है, मैं फिर से एक बार शुरू से बता देती हूँ आपको। आपके पास देखो 15,000 का फर्नीचर है जो अनरिकॉर्डेड है, आपने उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया होगा, ठीक है? अगर आपके पास सिंपल यही होता कि देयर इज अ अनरिकॉर्डेड फर्नीचर और वो इतना रियलाइज कर रहा है, तो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में फुल का फुल एज एन एसेट। अब यहाँ पे क्या है कि 15,000 का फर्नीचर है, हाफ जो है वो टेक ओवर कर लिया है किसी अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ने। मैम वाइज कैपिटल में एक जीरो ज्यादा है, 297, हाँ। हाफ फर्नीचर किसी अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ने ले लिया है, तो जो फर्नीचर अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ने टेक ओवर किया है वो हम छोड़ देंगे। जो बाकी का फर्नीचर है उसकी रियलाइज्ड वैल्यू पे हम उसको शो कर देंगे। दूसरी तरफ अगर हम लाइबिलिटी की तरफ आए, तो जो लाइबिलिटी ने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ने फर्नीचर टेक ओवर किया है वो निकाल के बाकी की लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज इट इज एज्यूम्ड दैट इट विल बी पेड ऑफ। नाउ दिस इज अ फर्नीचर, इट इज एन एसेट फॉर यू। अब एसेट अगर आप शो करना चाहते हो रिवैल्यूएशन में, तो आपकी एसेट क्रिएट होगी, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इट इज अ प्रॉफिट फॉर यू। नई एसेट क्रिएट हुई। क्रेडिटर्स इज अ लॉस फॉर यू, लाइबिलिटी एक नई क्रिएट हुई है तो ये लॉस हो गया आपका, ठीक है? तो इसको हमने रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर्स किया। नाउ हियर रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है 15,000 से और क्रेडिट हो रहा है 6750 से, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका लॉस हो गया ये। अब इस लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। नाउ वी हैव टू पे टू वाई, बिकॉज इट इज रिटन कि वाई ने जो है एक तो फर्नीचर ले लिया और दूसरा उसे हमने चेक के थ्रू पेमेंट की है। तो यूर एंट्री विल बी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू फर्नीचर। अब हमें बैंक का अमाउंट निकालने के लिए
उसके जो कैपिटल बैलेंस गिवन है उसमें से लॉस भी माइनस किया और फर्नीचर भी माइनस किया जो उसने टेक ओवर कर लिया है, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारा बैंक में चला गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट है प्लीज आस्क मी। हमें क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है? 3, 4। हाँ जी, क्वेश्चंस किए हैं जो मैंने 2 दिए थे, 55 एंड 56। Have you done the questions? हम्म, ये मैम किए? हाँ जी, किस किसने नहीं किए हैं? मैंने मैम, धनंजय आप अभी आए नहीं वापस? और कल आऊंगा मैम। After this, no excuse, right? यस Anybody else? मैम मेरे को स्कूल मैम में कुछ मैंने सबमिट करना था। सेकंड क्वेश्चन नहीं करा था, फर्स्ट कर 56? लिया था। हाँ क्यों? मैम वो स्कूल का कुछ कंपटीशन वगैरह था बेटा, तो it just need these 2 questions just need 1 hour in 2 days. You have full 2 days. Devam, those who are not responding, बिल्कुल नहीं बोल रहे हो ना, तो मैं ग्रुप में अभी डाल रही हूँ जिन्होंने होमवर्क नहीं किया। हाँ जी देवम, not done. no. Why? What way you want me to be strict with you? Please tell me. Should I remove you all from the meeting, those who haven't done the homework? Do you want me to be too strict with you? मेरे को है कि you are grown up, मुझे नहीं ऐसे करना चाहिए, but still आपको 2 questions आप लोग नहीं कर पा रहे हो, और उसमें करना क्या था, अकाउंट्स ही तो बनाने थे, and you can use the calculators also. Varun, it means Varun hadn't done today. मैम, वो है नहीं अभी शायद। हाँ मैम वो क्लास में नहीं है। जन्नत, यस मैम। have मैंने you 5 कर लिया था, 56 में मैं बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, बट वो आ जाएगा मुझे, मतलब मुझे पता है क्या करना है। it means शैतांग ने नहीं किए, अर्जुन ने नहीं किए, देवम ने नहीं। मैम मैंने 55 किया, 56 पूरा रह गया। अच्छा, ओके, तो शिवतांक ने बिल्कुल भी नहीं किया कोई भी क्वेश्चन, देवम ने बिल्कुल नहीं किया, सक्षम सेट की ही हैज डन 55 एंड धनंजय ने किया। चलो धनंजय का मैं एक्सक्यूज सिर्फ आज के लिए ले रही हूँ। हाँ जी, व्हाट अबाउट यू, बोथ ऑफ यू, शिवतांक एंड देवम? अब मैं क्लास के बाद भेज देता हूँ आपको 10-15 मिनट में। प्लीज डू, राइट, इट्स फॉर यू ओनली। मेरा ये चैप्टर वाइंड अप हो गया है, मुझे था कि ये आप लोग खत्म करो इसको। एंड देवम, आपको तो बहुत प्रैक्टिस करनी है बेटा। व्हाई आर यू सो लीनिएंट? व्हाई आर यू सो लेजी? यू हैव टू प्रैक्टिस अकाउंट्स डेली बेटा। हाँ मैं भेजूंगा उसको। श्योर, एंड आई होप कि आगे से मुझे ये कभी किसी को भी डांटने की वो ना मिले, जहाँ मुझे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत ना पड़े। दिस इज द लास्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज। राइट बेटा? Note down the questions which you have to do now. 40, 41, 42. These are loan questions. For the next class, you have to do question number 40, 41 and 42. You have to just prepare loan accounts. पेज क्या है? Page 6.62. सिर्फ लोन अकाउंट वाले क्वेश्चन है। 6.62. 40, 41, 42. Yes, you have to make 40, 41 में लोन अकाउंट बनाना है। मैम एंड हाँ जी
40-41 में लोन अकाउंट बनाना है और 42 क्वेश्चन जो है, जो ये अभी मैंने फर्नीचर वाला करवाया है, दिस इज लाइक दिस, राइट? हाँ जी, चलो. Now we'll start with the ratio analysis, the third book. After the ratio analysis, we will do death. इसी बुक का डेथ करेंगे, बट पहले रेशियो एनालिसिस कर लेते हैं. हाँ, इफ यू हैव द बुक दैट्स गुड, नहीं है तो इट्स ओके. किस किस के पास है थर्ड बुक? मेरे पास है. और बेटा? मैम मेरे पास नहीं है. घर पे है मैम. मेरे पास भी नहीं है. नहीं है. अच्छा, चलो ठीक है बेटा, इट्स ओके. मैं फिर आपको साथ में भेज देती हूँ, ठीक है? क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, पहले आप समझ लो. वरुण से एक बार पूछो बेटा, व्हाट हैपेंड? हाँ जी, धनंजय प्लीज आस्क हिम. ओके मैम. हाँ, फिर मैं नया चैप्टर शुरू करवा रही हूँ. हाँ जी जन्नत, बोलो बेटा. मैम आपने कहा था आप इसकी रिवीजन करवाओगे, तो वो कब करवाओगे? सारे चैप्टर्स के बेसिक्स वगैरह. ये रेशियोज कर ले, एक बार शुरू कर ले. ऐसे करते हैं कि आपका टेस्ट है ना, तो फ्राइडे में फंडामेंटल्स करवा दूंगी, ठीक है? ये जो 3-4 चैप्टर्स किए ना लास्ट, उसमें ये सारे तो जो थोड़े रिलेटेड से है, उसमें जो बेसिक पॉइंट्स वो सब. हाँ, बेसिक पॉइंट्स है ना. जहाँ फिर मैं ऐसे करती हूँ, मैंने आपको चेंज इन पीएसआर का पीडीएफ भेजा था, भेजा हुआ है? आई डोंट थिंक सो. अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगी बेटा आपको, ठीक है? हाँ जी, किया धनंजय, कॉल किया उसको? वो गलती से मैं छोड़ गया था मैम, अभी कर रहा हूँ. करो, फिर मैं भी स्टार्ट करवाऊँ रेशियो एनालिसिस. अर्जुन, आपके पास बुक है ना बेटा? हाँ, तो बैक क्वेश्चंस में पहले 30 क्वेश्चंस के अराउंड पिक्स भेज दो, प्लीज डू मी अ फेवर. मैम एक और चीज, ऑनलाइन अगर हम आंसर्स ढूंढते हैं टीएस ग्रेवाल के, तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों इकट्ठे आते हैं. एक्चुअली वो लास्ट ईयर तक वो इकट्ठे थे चैप्टर्स, एक ही चैप्टर में थे. अब उसने जो है उनको डिफरेंट कर दिया है. अच्छा. और वो रिलेटेड चैप्टर्स भी हैं थोड़े बहुत, तो लेकिन मैं चाहती थी कि पहले मैं रेशियो करवा दूं, उसके बाद मैं फिर करवाऊंगी. मैम उसका लैपटॉप नहीं चल रहा और उसका वाईफाई भी नहीं चल रहा आज. अच्छा चलो ठीक है, उसे बाद में रिकॉर्डिंग भेज देंगे हम. हाँ जी बेटा, रेशियो एनालिसिस, बी केयरफुल इस चैप्टर में एज सच. वो एक्सरसाइज में देखो क्वेश्चन. हाँ, एक्सरसाइज वाले लास्ट, बैक एक्सरसाइज, इलस्ट्रेशंस नहीं. हाँ जी बेटा, रेशियो एनालिसिस आपका बुक थर्ड में है, राइट? और नॉर्मली दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर 4-5 मार्क्स. 4 मार्क का एक न्यूमेरिकल आता है इसमें से, और 1 मार्क का भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी आती है. नाउ दिस रेशियो एनालिसिस, इसमें फॉर्मूलाज हैं, राइट? तो you have to be very much clear about each and every formula. Don't panic कि बहुत सारे formulas हैं. जैसे जैसे हम questions करेंगे वो formulas ultimately आपको learn हो जाएंगे. और जब भी question आए तो you have to write the formulas also, because formula के आपके अलग से marks होते हैं, right? Now what is ratio? You know what is ratio? Ratio is simply the relation, the mathematical relation between two variables.
राइट, इट्स द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो कोई भी दो वेरिएबल्स हैं उनमें हम लोग जब भी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं उसे हम बोलते हैं दैट इज अ रेशियो। नाउ ratio analysis it is a tool for analysis of financial statements। जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको एनालाइज करने के लिए हम जो है रेशियोज का यूज करते हैं। रेशियोज को कैलकुलेट किया जाता है एंड वी ट्राई टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज भी कर सकते हो, किसी फर्म का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ रेशियो कैन बी इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में जो नॉर्मली हम इस टू वाला यूज करते हैं, जैसे 2:1 ये रेशियोज में हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्योर फॉर्म। We can calculate ratios in percentage also. It can be calculated in fraction. It can be calculated in times, that is 4 times, 5 times. So these are the various ways in which ratios has to be calculated. And if you don't write the ratios जिस भी form में हमने calculate किए हैं, again there will be deduction of marks. सो वो फॉर्मूला नहीं लिखोगे, यूनिट नहीं लिखोगे किस फॉर्म में हमने कैलकुलेट किए हैं, देन द मार्क्स विल बी डिडक्टेड, राइट। सो कैटेगरीज ऑफ रेशियोज, क्लासिफिकेशन कैटेगरीज क्या है हमारी करिकुलम में? देयर आर 4 ब्रॉड कैटेगरीज। 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज लिक्विडिटी रेशियो। Liquidity ratios, also known as short-term solvency ratios. The second category is long-term solvency ratios. The third category is activity ratio or turnover ratios. And the fourth category is profitability ratios. तो इन 4 कैटेगरीज में हम लोग रेशियोज को डिवाइड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको आ जाता है कि कंपनीज जो हैं दे वांट टू नो अबाउट द लिक्विडिटी पोजीशन, तो हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। अगर वो सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। अगर वो अपने टर्नओवर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दैट डिपेंड्स। प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहते हैं तो दे विल कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सो दीज आर द 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रेशियोज। अब इनके अंदर डिफरेंट रेशियोज हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज से हमें क्या पता चलता है कि हाउ कैपेबल द कंपनी इज टू पे इट्स लायबिलिटी, कि कंपनी को अपनी लायबिलिटीज पे करने के लिए कितनी कैपेबिलिटी है, कंपनी कितनी कैपेबल है, कंपनी कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, वेदर ही इज कंपनी इज एबल टू पे इट्स लायबिलिटीज इन टाइम और नॉट, right? So liquidity ratios help us to know the financial capability of the company to pay its liabilities. Short term liquidity ratios में वो short term liabilities की payment के बारे में बताता है। Long term ratios में हम long term liabilities की payments के बारे में बताते हैं। So liquidity ratios में हम लोग बेसिकली लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज को पे करने में कितना कैपेबल है। अंडर लिक्विडिटी रेशियोज 2 सब रेशियोज आर देयर। वन इज करंट रेशियो एंड सेकंड इज क्विक रेशियो, also known as, this is also known as liquid ratio, oh sorry,
Quick ratio is also known as acid test ratio. So these are the two sub ratios, current ratio and quick ratios under liquidity ratios. इसी तरह बाकी ratios के अंदर भी आपके different ratios होंगे जो हमें calculate करने हैं. Right? So these are the four broad categories of ratios, and under first category we have two ratios. One is current ratio and another is quick ratio. Do you want to note it down? ये तो यहाँ से शुरू कर दो liquidity ratio से. Now the first ratio is current ratio. Current ratio is basically equals to current assets upon current liabilities. So this is the formula of current ratios. Current assets upon current liabilities. What do you mean by current assets? Please tell me. Current assets को हम कैसे define करेंगे? जैसे मशीनरी या फर्नीचर जो अभी That फॉर्म are के not पास है. current assets. Anyone else? That are fixed assets, beta. Opening stock. Okay. Anyone else? Can you tell me the definition of current assets? That can be used again and again. That is for fixed assets. जो कि 1 year में exhaust हो जाए. Yes, very good. Current assets are those assets which can be converted into cash within 1 year. Sorry? Hanji, that can be converted into cash within 1 year. And current liabilities that are to be repaid within 1 year. जिनको हमें 1 ईयर के अंदर अंदर पे करना है वो करंट लाइबिलिटीज हैं, और जो हमें 1 ईयर के अंदर अंदर कैश फॉर्म में रियलाइज हो जाएंगी वो आपकी करंट एसेट्स हैं. जो फिक्स्ड एसेट्स ओवर एंड अगेन वो हम लोग नहीं लेंगे. ठीक है, क्लियर है? सो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड करंट रेशियो. Now when you solve it, अच्छा एक और चीज, लिक्विडिटी रेशियोज प्योर फॉर्म में होती हैं दोनों. प्योर फॉर्म मतलब 2:2 रेशियो, 2 फॉर्म में होती है, 2:1, 3:1 लाइक दिस. Now करंट रेशियो के लिए योर आइडियल रेशियो शुड बी 2:1. What it means that your current assets should be double than your current liabilities. That shows that you have sufficient current assets to pay off your current liabilities. अगर आपको कभी भी current liability pay off करनी पड़े तो you are able, because you have double the current assets. Ideal ratio is 2:1, right? अगर रेशियो इससे ज्यादा हो जाती है, that is high ratio, तो हाई रेशियो क्या इंडिकेट करती है? हाई रेशियो मान लो मैं 3:1 कर देती हूँ, तो व्हाट इट इंडिकेट्स दैट देयर इज ब्लॉकेज ऑफ फंड्स, अनयूज्ड फंड्स, राइट? कि आपके जो फंड्स हैं वो आपने अच्छे से यूज नहीं कर रहे हो, आपके पास एसेट्स ज्यादा पड़ी हुई हैं और आपके पास लाइबिलिटीज कम है, तो वाई आप उन एसेट्स को कैश में रियलाइज करके कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो. तो देयर इज नो एफिशिएंट यूज ऑफ फंड्स, बिकॉज आपको सिर्फ डबल तक चाहिए. और लो रेशियो हो जाती है अगर आपकी, मान लो अगर रेशियो 1:1 हो जाती है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं यू आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग टू पे ऑफ योर करंट लाइबिलिटीज. ठीक है, सो नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग टू पे ऑफ योर करंट लाइबिलिटीज. इज इट क्लियर? ये एनालिसिस आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं, आपसे प्रोजेक्ट में पूछे जा सकते हैं कि बताओ आइडियल रेशियो क्या है. आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें अगर आपकी रेशियो जो है करंट रेशियो इस तरह से आती है, तो आप एनालिसिस में इस तरह से लिख सकते हो कि कंपनी के पास अनयूज्ड फंड्स पड़े हुए हैं, कंपनी उसको अच्छे से यूज नहीं कर रही है. अगर वो लो आती है तो कंपनी इज नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और कंपनी इज नॉट फाइनेंशियली कैपेबल to pay off its liabilities. Right?
तो दिस इज द फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट्स में आपकी कौन सी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं? इट कैन इंक्लूड कैश, स्टॉक, डेटर्स, और बताओ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एडवांस इनकम्स, एडवांस पेड, सॉरी, जो आपने पेमेंट्स की हैं, एक्रूड इनकम्स, राइट? सो दीज आर द वेरियस करंट एसेट्स जो आप लोग कंसिडर कर सकते हो। करंट लाइबिलिटीज में आपकी क्या इंक्लूड हो सकती हैं? योर क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स, बैंक लोन्स शॉर्ट टर्म, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम्स, बिल्स पेबल, राइट? सो ये सारे आपके शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं। तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड अप द करंट एसेट्स, ऐड अप द करंट लाइबिलिटीज, दोनों को डिवाइड करोगे, आपके पास करंट रेशियो आ जाएगा। निकालो बुक। अगर बुक नहीं है तो मैंने देखो ग्रुप में सेंड किया है, अर्जुन ने मुझे क्वेश्चंस भेजे थे अभी। हाँ जी, खोलो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। हाँ जी, अब इसमें करंट एसेट्स कौन सी हैं बताओ? करंट एसेट्स, सक्षम। मैम प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहले से शुरू हो जाओ, पहले डेटर्स हैं, डेटर्स आपकी करंट एसेट। हाँ, उसके बाद मैम क्वेश्चन नंबर कौन सा मैम? फर्स्ट। बैक एक्सरसाइज में मैम। हाँ जी, बैक एक्सरसाइज। मैम प्रीपेड एक्सपेंसेस। 40,000, राइट। कैश 50,000, राइट। मैम ये सिक्योरिटीज यस, नहीं होती ना? मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपकी जो हैं ये करंट होती है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मींस आप कभी भी मार्केट में जाके उनको कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ जी, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होगी। चलो मैं करंट लाइबिलिटीज भी साथ ही लिख रही हूँ। उसके बाद बिल्स पेबल है, ये किसके अंदर आएगा? मैम लायबिलिटी। करंट हाँ, लाइबिलिटीज। करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स, मैम करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डिबेंचर्स। Debentures is a long term liability, it's not a current liability. Inventories is a stock, 80,000. Expenses payable is outstanding expenses, तो 80,000, राइट? अब इनको एड अप करोगे तो आपके पास करंट एसेट्स आ जाएंगी, और एड अप करोगे तो करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी। 220, 270, 320, 4 लाख। करंट एसेट्स 4 लाख की हैं, करंट लाइबिलिटीज 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख। तो अब आप सिंपली कैलकुलेट करोगे करंट रेशियो, दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो 4 लाख अपॉन 2 लाख, 2:1 आपका क्या आ गया? करंट रेशियो। दैट इज द आइडियल करंट रेशियो। क्लियर है? यस मैम। ओके, अब मैं कुछ फॉर्मूलाज लिख रही हूँ करंट रेशियोज के लिए भी।
One is working capital. Working capital is always equal to current assets minus current liabilities. करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को माइनस करोगे तो दैट इज योर वर्किंग कैपिटल, राइट? अब मैं एक और चीज समझाने वाली हूँ, उसे अच्छे से समझो. यू नो दैट बैलेंस शीट हैज टू साइड्स. अगर हम आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल याद होगा तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए दो अप्रोचेस किए थे. डू यू रिमेम्बर दिस? एसेट अप्रोच एंड लाइबिलिटीज अप्रोच. अब आपके पास लाइबिलिटी साइड पे कौन सी चीजें होती हैं और एसेट साइड पे कौन सी चीजें होती हैं? पहले मैं लाइबिलिटी साइड की बात बता रही हूँ. एक्चुअली बैलेंस आपकी जो कंपनीज फॉर्म है उसमें जो बैलेंस शीट बनती है वो टेबुलर टी फॉर्म में नहीं बनती है, राइट? वो एक वर्टिकल फॉर्म में बनती है. वो हम बाद में करेंगे, आपको बैलेंस शीट करवाऊंगी मैं जब. फॉर द टाइम बीइंग उसमें भी होती वही है, एसेट्स और लाइबिलिटीज साइड, लेकिन वो टी फॉर्म में नहीं होती है, दैट इज इन वर्टिकल फॉर्म. तो लाइबिलिटी साइड के ऊपर कंपनीज में आपके आते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स. सॉरी, हाँ जी, शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर फंड्स किसके इक्वल होते हैं? शेयर कैपिटल. वैसे ये मैंने उस टाइम भी करवाया था आपको. शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें हम प्रॉफिट्स वगैरह सब लेते हैं, ठीक है, माइनस एनी फिक्टिशियस एसेट. दैट इज अगर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह है तो फिक्टिशियस एसेट उसमें से माइनस होती है. तो बाय एडिंग शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड फिक्टिशियस एसेट वी गॉट शेयर होल्डर्स फंड्स. The second thing is long term borrowings. लाइबिलिटी साइड पे इसके अंदर आपके डिबेंचर्स आते हैं जैसे, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं अगर हमने कोई और लिए हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आती हैं. द थर्ड आइटम जो आती है वो है करंट लाइबिलिटीज, दैट इज शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटीज होती हैं. इन तीनों का कॉम्बिनेशन इज टोटल लाइबिलिटीज. इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास टोटल लाइबिलिटीज आती हैं. नाउ शेयर होल्डर फंड एंड लॉन्ग टर्म डेट, सॉरी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स एंड करंट लाइबिलिटीज. मैं फिर से बोल रही हूँ, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स एंड करंट लाइबिलिटीज, वो दोनों को ऐड करोगे दैट कम्स आउट टोटल डेट. प्लीज राइट डाउन दिस विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट सेट ऑफ रेशियोज आल्सो. So when we add long-term borrowings is also known as debt, DEBT, debt only. So when we add debt and current liabilities, we get total debt. So मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख रही हूँ, total debt is equal to debt plus current liabilities. और मैंने ऊपर आपको बैलेंस शीट में भी मार्क करके दिखा दिया है कि जो सेकंड सेट है, सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी को जब हम ऐड करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है टोटल डेट, डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज. जब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट?
तो एक मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा वर्किंग कैपिटल का, एक मैंने लिख दिया टोटल डेट का, और एक मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम लायबिलिटीज अप्रोच. So capital employed is shareholders funds, also known as equity. Shareholder funds, also known as equity, also known as proprietors funds. Plus debt. दोनों को ऐड करोगे आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है. मैम सो पूरे में फॉर्मूलाज ही है. हाँ, इस चैप्टर में फॉर्मूलाज हैं और उनकी एप्लीकेशन है. ठीक है, तो क्लियर है. ये मैंने 3 फॉर्मूलाज आपको बता दिए हैं, वर्किंग कैपिटल, टोटल डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द लायबिलिटी साइड. नाउ कम टू द एसेट साइड. एसेट साइड में आपके एसेट्स होते हैं नॉन करंट एसेट्स, जैसे फिक्स्ड एसेट्स में ले लेते हैं हम नॉन करंट एसेट्स, राइट, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स. फिर आपकी होती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और लास्ट में आपकी होती हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी करंट एसेट्स. और इनका टोटल हो गया टोटल एसेट्स के इक्वल. सो टोटल एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, राइट. और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैं एक और फॉर्मूला लिख रही हूँ सिर्फ फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड ओनली, दैट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स minus current liabilities. Right? So these are the formulas जो हमें फर्स्ट और सेकंड सेट के लिए जरूरत पड़ेगी. सो वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, उसके बाद लाइबिलिटीज और एसेट साइड के अप्रोच से मैंने आपको नीचे 3 फॉर्मूलाज लिख के दे दिए हैं. टोटल डेट किसके इक्वल होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड किसके इक्वल होती है. कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम लायबिलिटी अप्रोच से कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, अगर एसेट अप्रोच से कैलकुलेट करते हैं तो कैसे आता है. किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी बेटा इन दीज फॉर्मूलाज, एंड इट शुड बी विद यू. जब तक हम लोग फर्स्ट और सेकंड सेट कर रहे हैं ये आपके पास होने चाहिए फॉर्मूलाज. हम टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज क्या होता है? सॉरी, मेरी लास्ट आपने फॉर्मूला लिखा है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 फॉर्मूलाज. डिपेंड करता है आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है ना. प्लीज नोट डाउन दिस. हो गया बेटा? एवरीवन डन? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखो. अब कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग. तो सबसे पहले हमें पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. अब आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, टोटल एसेट्स, नेट टेंजिबल एसेट्स, shareholders funds, net non-current liabilities and non-current investments.
सब कुछ नॉन करंट गिवन है, करंट एसेट भी गिवन ही है, करंट लाइबिलिटीज भी गिवन ही है. इट मीन्स कि हमें कहीं ना कहीं जो ऊपर हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं उन्हें यूज करना पड़ेगा. सी यू आर गिवन टोटल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, राइट. इट मीन्स कि आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है और ये दो चीजें गिवन है. कैन यू कैलकुलेट करंट एसेट्स? हाँ जी बोलो. यू आर गिवन आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, आपको सब कुछ गिवन है, सिर्फ करंट एसेट्स गिवन नहीं है. तो क्या आप करंट एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हो? यस, कैसे? माइनस कर देंगे. यस, टोटल एसेट्स में से टेंजिबल एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को माइनस करोगे, यू विल गेट द करंट एसेट्स, राइट. तो करंट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे पहले नीचे. करंट एसेट्स विल बी इक्वल टू, यू हैव टू राइट द कंप्लीट फॉर्मूला जो हम लोग कर रहे हैं. दैट इज टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. तो आपके पास ये आ जाएगा 5 लाख माइनस 2,50,000 माइनस 1,50,000, 1 लाख. Similarly, we can calculate current liabilities also. What is given to us? We are given shareholder funds and non-current liabilities. अब इन तीनों चीजों में से हमारे टोटल लाइबिलिटीज गिवन नहीं है, बट टोटल लाइबिलिटीज किसके इक्वल होता है? टोटल एसेट्स, और वो हमें गिवन है 5 लाख. It means total liabilities भी 5 lakh given है. So we are given total liabilities, we are given shareholder funds, we are given long-term borrowings. Can we calculate current liabilities? Yes. Total liabilities में से shareholder funds and non-current liabilities minus कर देंगे. So लायबिलिटी का दूसरा नेम क्या है? total assets और total liabilities सेम होती ना बेटा. बैलेंस शीट का फॉर्म यही है ना, बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज. सो टोटल लाइबिलिटीज माइनस शेयर होल्डर्स फंड्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज. तो आपके पास टोटल लाइबिलिटीज कितनी है? 5 लाख माइनस 3,20,000 माइनस 1,30,000. तो 50,000 आपके पास आ गई. तो आपका रेशियो बन गई 1 लाख अपॉन 50,000. It will be 2:1. Fine. Clear to everyone? Who left now? Question number 3. करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्रीज गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है. कैलकुलेट करंट रेशियो. अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. वी आर गिवन करंट एसेट्स 5 लाख, but we are not given current liabilities, and for this we are given working capital. What is the formula for working capital? Current assets minus current liabilities, right? The working capital is 3 lakh, current assets is 5 lakh, the current liabilities will be 2 lakh. So 5 lakh upon 2 lakh, the ratio will be 2.5:1. Calculate करो question number 4. Hurry up. Please try question number 4. And tell me the answer. Hurry up.
हाँ जी, व्हाट इज करंट एसेट्स इन क्वेश्चन नंबर 4? मैम 4:1 है. Yes, 4:1. So current assets will be, because again working capital is given, with the help of working capital you will calculate current assets, right? So current assets comes out 12 lakh upon 3 lakh. So 4:1. Calculate question number 5. मैम मैम जो ऊपर आपने वो बहुत सारे एसेट्स लिखवाए थे और ये जो 3 अलग अलग इसमें है, तो ये सब इसके ही पार्ट होंगे ना, नॉन करंट एसेट्स? हाँ, बिल्कुल. फिक्स्ड एसेट्स में बहुत ज्यादा एसेट्स आती है ना, वो सब नॉन करंट के पार्ट हुए. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में यू आर गिवन वर्किंग कैपिटल, यू आर गिवन टोटल डेट. अब टोटल डेट मैंने आपको लिखवाया हुआ, ये देखो किसके इक्वल है, डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज, राइट? और डेट हमें गिवन है, नॉन करंट लाइबिलिटीज इज अ डेट, तो टोटल डेट और डेट गिवन है, उससे हमारे पास करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी. तो कितनी आ गई करंट लाइबिलिटीज? हाँ जी बताओ. In question number 5, you are given total debt and non-current liabilities. तो total debt और non-current liabilities से आप debt calculate कर सकते हो, because total debt is equal to debt plus current liabilities. तो total debt आपके पास है 27 लाख का, debt है आपके पास 23 लाख का, तो करंट लाइबिलिटीज कितनी आ गई आपके पास? 3 लाख. उसके बाद आपके पास वर्किंग कैपिटल गिवन है, दैट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. वर्किंग कैपिटल है 6 लाख, करंट एसेट्स है हमारे पास नहीं है, वो कैलकुलेट करना है. करंट लाइबिलिटीज 3 लाख, तो करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 9 लाख. अब करंट रेशियो निकाल लो. करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, 9 लाख अपॉन 3 लाख, 3:1. Then question number 6 देखो. You are given current ratio 2.5:1. कुछ नहीं है तो 2.5:1. You are given working capital 1,50,000. You have to calculate current assets and current liabilities both. Now let कर लेते हैं हम current liabilities X. तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. तो 2.5/1 इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन एक्स, बिकॉज हमने करंट लाइबिलिटीज को एक्स लिया है. तो आपका करंट एसेट्स किसके इक्वल आ गया? क्रॉस करेंगे 2.5x. ये आपके पास एक्स की फॉर्म में करंट एसेट्स आ गया है और एक्स की फॉर्म में करंट लाइबिलिटीज हैं. अब हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे. तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू current assets minus current liabilities. You are given working capital. हाँ जी. थोड़ा रिपीट करना. एक सेकंड, वो मेंटेनेंस चल रही थी तो वाईफाई थोड़ा खराब हो रहा है. कहाँ तक किया था आपने? 5th वाले क्वेश्चन से करा दो. वेट.
तो आपके पास x आ गया करंट लाइबिलिटीज. नाउ यू कैन कैलकुलेट करंट एसेट्स. 2.5 into 1 lakh, दैट इज 2,50,000. हाँ जी, देखो देवम, क्वेश्चन 5 देखो. इसमें आपको टोटल डेट दिया हुआ है और डेट भी गिवन है. तो हमने फॉर्मूला किया था टोटल डेट इज इक्वल टू डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज, राइट. उसमें अप्लाई करके हमने करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट कर ली. फिर आपको वर्किंग कैपिटल मैम डेट कहाँ गिवन है मैम? लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज लिखा हुआ है ना, वो डेट ही तो है. लॉन्ग टर्म, नॉन करंट, लॉन्ग टर्म, ये सब डेट है. ओके. ठीक है. उसके बाद वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा लिया, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. तो आपके पास करंट एसेट्स आ गए. फिर हमने करंट रेशियो कैलकुलेट कर लिया. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करंट रेशियो गिवन है और वर्किंग कैपिटल गिवन है. सिर्फ ये दो चीजें गिवन है, उससे आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज निकालना है. तो मैंने करंट लाइबिलिटीज को x ले लिया और फिर करंट रेशियो के फॉर्मूला में पुट किया. तो आपके पास करंट एसेट्स x की टर्म्स में आ गया 2.5x, राइट. उसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाया, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. तो x की टर्म्स में आपके पास x की वैल्यू निकल आई, वो आपके पास आ गया 1 लाख. तो करंट लाइबिलिटीज 1 लाख आ गई और करंट एसेट्स हैं 2.5 इंटू 1 लाख, दैट इज 2,50,000, राइट. मैम आप नोट्स भेज सकते हो? हाँ वरुण, मैं भेज दूंगी. ओके. आई विल सेंड द वीडियो, उसको भी देख लेना एक बार, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा रेशियोज का. और मैम रिटायरमेंट के एक दो डाउट है, वो आपको पर्सनल चैट पे भेज दूंगा. ठीक है बेटा, भेज देना. हाँ जी. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7. देखो, यू आर गिवन वर्किंग कैपिटल. अब मैं जिससे जो फॉर्मूला पूछूंगी, बी रेडी फॉर दैट. बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं. एंड यू आर गिवन ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज. तो हम इनको ऐड कर देंगे तो करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी ना. दोनों को ऐड करोगे तो करंट लाइबिलिटीज आ गई, दैट इज 3 लाख. हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो. तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोलो. करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. तो वर्किंग कैपिटल 9 लाख गिवन है. करंट एसेट्स निकाल लोगे इससे, 12 लाख आ गई आपके पास करंट एसेट्स. बस अब करंट रेशियो निकाल लो. ठीक है, वो आप कैलकुलेट करोगे खुद. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. You are given working capital, total debt, long-term debt and calculate current ratio. So question 8 करो फटाफट से, hurry up. Total debt given है, long-term debt given है. अभी हमने ये question किया. और देवम, you can answer me, hurry up. क्या? Question number 8, hurry up, do this question and you have to answer me, hurry up. You are given working capital, you are given total debt. थोड़ा आवाज नहीं आ रही आपकी. मैम वो मेरी बुक बंद हो गई, कौन सा पेज था? 4.100. और क्या मैम? शैतान कर लिया आपने बेटे? मैम एक मिनट. सक्षम मैम बस 1 मिनट. ओके. मैम वो पहली बुक का ना
हाँ जी। OMG, मैम तो इतना भाई भी सुन रहे हैं। मेरे 4.48 तक ही है। हाँ बेटा, वेरी गुड। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? विच चैप्टर वी आर डूइंग? मेरे को लगता है तू वाकई सोता है क्लास में देवम। थर्ड बुक शुरू आपने की है। 4.48 वी हैव स्टार्टेड थर्ड बुक, वी हैव स्टार्टेड थर्ड बुक and the questions they are given on the group only. Do the next questions. Those who have done question number 8, please do question number 9 also. हम टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? Current liabilities. एंड वर्किंग कैपिटल में आप जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो करंट एसेट्स आ जाएगा। मैम क्वेश्चन 9 करना है। 8 हो गया, 3:1 आ रहा है आंसर, राइट? हाँ हाँ जी, करो क्वेश्चन 9 फटाफट से, देन आई विल डू क्वेश्चन नंबर 10। दैट इज अगेन वेरी इजी। पर मैम 8 में करंट एसेट्स तो नहीं है, तो वो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला से पुट करके निकालो अच्छा, ना। हाँ, सक्षम? ओके मैम। मैम 9 का 3:2 है। 3:2 को जन्नत और ज्यादा कम करो, आपका 1:1 में हो तो बेटर है। 1.5:1, राइट? श्वेतांक हो गया क्वेश्चन 8? यस गुड। डू क्वेश्चन 9 फटाफट से। वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है। हाँ जी, सी क्वेश्चन 10 नाउ प्लीज। ये क्वेश्चन भी बहुत 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है। अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ 4,50,000। एक कंपनी के पास करंट एसेट्स हैं 4,50,000 की, और उसकी करंट लाइबिलिटीज हैं 2 लाख। Afterward, it purchased goods for 30,000 on credit. Now you tell me, जब goods credit पे buy की जाएंगी तो क्या उसका इफेक्ट करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज पे आएगा? When the goods are purchased on credit, No. does it करंट affect? लायबिलिटी भी नहीं होगा? Yes, current liability will increase क्योंकि आपने क्रेडिट पे खरीदी है, और एसेट भी इंक्रीज होगा। एसेट भी इंक्रीज होगा। यस, बिकॉज उसमें स्टॉक इंक्लूड है ना आपका। दोनों चीजें इंक्रीज होंगी आपकी। तो आफ्टर परचेज आपकी करंट एसेट्स बन जाएंगी 4,80,000, बिकॉज गुड्स खरीदी है ना, और आपके स्टॉक में जाती हैं गुड्स, और स्टॉक इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट, राइट? So after purchase of goods, your current assets are 4,80,000 and current liabilities will become 2,30,000. Calculate current ratio after the purchase. तो simply अब आप current ratio calculate कर लोगे, 4,80,000 upon 2,30,000. Now see question number 11. Current liabilities of a company are 1,75,000 and current ratio is और करंट रेशियो आपके पास गिवन है 2:1, राइट? Now it paid 30,000 to a creditor. Now when payment is made to creditor, किस किस को इफेक्ट करेगी ये? When the payment is made 30,000 की, तो इससे आपका करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट होगा? नहीं। पेमेंट की है तो कैश पे इफेक्ट हुआ, एंड कैश इज अ करंट एसेट, तो आपकी करंट एसेट में डिक्रीज हो गया।
और जब क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है तो आपकी करंट लायबिलिटीज भी कम हो गई, राइट? When the payment is made, your current assets and current liabilities both goes down. You have to calculate current ratio after payment. तो सबसे पहले हमारे पास current assets नहीं है, हम इस information से पहले current assets निकालेंगे. बताओ कितनी आएंगी current assets? What is the value of current assets? 3,50,000. ये थी बिफोर पेमेंट. नाउ आफ्टर पेमेंट आपकी करंट एसेट्स कितनी हो गई? 30,000 वहां से माइनस हो गया और आपका करंट लायबिलिटीज से भी 30,000 माइनस हो जाएगा. तो 3,20,000 अपॉन 1,45,000. तो इसको कैलकुलेट करके आप करंट रेशियो निकाल सकते हो. मैम मैथ्स के लिए जाए अब. हाँ जी, विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? तो ये फॉर्मूलाज सबके लर्न होने चाहिए जो मैंने आपको ऊपर लिखवाए हैं, प्लीज. फाइन, एंड डू द क्वेश्चंस एंड डू द रिविजन्स ऑफ फंडामेंटल्स. माँ एक बार नीचे कर दो, थोड़ा सा बच गया था. हाँ, ले लो, लिखो. Okay, beta, those who have maths, they can leave. And Varun, I'll send the notes on the group only. Okay, ma'am. Okay, beta. And you send me the doubts. हाँ, If you ma'am. want to ask me, so we can continue. We can discuss in the next class. Otherwise, you send me. I will see. Right? ठीक है मैम. Okay, beta. Bye, ma'am. Bye, बच्चे. हो गया. थैंक यू. Okay, beta.